नेशनल गंगा काउंसिल, राष्ट्रीय गंगा परिषद, इसके बारे में जानकारी है आपको? बताइए। यस। 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 ठीक है, थैंक यू। देखो, राष्ट्रीय गंगा परिषद है, नेशनल गंगा काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम इसके अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। द नेशनल गंगा काउंसिल इज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है आपका 1986 का, उसके तहत इसका गठन किया गया है। यार बच्चे टाइम से ज्वाइन करते नहीं है, क्या किया जाए? तो राष्ट्रीय गंगा काउंसिल है, राष्ट्रीय गंगा परिषद है, उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और इसका गठन 1900 जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, उसके तहत एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसका गठन किया गया है। इट हैज़ बीन गिवन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सुपरिंटेंडेंस, मतलब अधीक्षण या पर्यवेक्षण, सुपरिंटेंडेंट किसी का मतलब मॉनिटरिंग करना या अधीक्षण करना होता है ना, पुलिस अधीक्षक, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, उसी से बना हुआ है ये शब्द। तो सुपरिंटेंडेंस ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन, जो आपका प्रदूषण रोकथाम, और रिज्यूनिवेशन या पुनर्नवीनीकरण, जो गंगा बेसिन है जो प्रदूषित हुई है उसको पुनरुत्थान करना या पुनर्सुधार करना, इंक्लूडिंग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, गंगा और उसकी सहायक नदियों का। तो जो राष्ट्रीय गंगा परिषद है उसका मुख्य उसकी जिम्मेदारी है, गंगा नदी है उसके पॉल्यूशन की रोकथाम, और उसमें जो उसके जो बेसिन में जो दुष्प्रभाव पड़े हैं मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप उनको कम करना है, उनमें सुधार करना। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक्ट एज ए इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ, ये जो है ना, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक्ट, ये राष्ट्रीय गंगा काउंसिल है, राष्ट्रीय गंगा परिषद है, उसकी एक शाखा के एक्ट इम्प्लीमेंटेशन आर्म, मतलब उसकी जो क्रियान्वित करने वाली उसकी एक शाखा है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन आर्म होती है ना, क्रियान्वयन भुजा, मतलब उसकी एक क्रियान्वयन शाखा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये 2011 में स्टार्ट किया गया था ये। तो ये नमामि गंगे और इसमें क्या फ़र्क है? बताइए। बताओ, पढ़ा होगा आपने। क्या कह रहे हो कृष्णा? हाँ, वो एक प्रोग्राम है, मतलब वो क्या नाम है, इसको गंगा को सुधार के लिए। देखो उसका द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर एंड डेवलपमेंट का उमा भारती रिसेंट लॉन्च नमामि गंगा प्रोग्राम फॉर क्लीनिंग और रिवर गंगा फ्रॉम हरिद्वार, मतलब गंगा को साफ करने के रिगार्डिंग वो प्रोग्राम चलाया गया है नमामि गंगे। तो देखो ये जो आपका नेशनल मिशन है ना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये राष्ट्रीय गंगा परिषद की एक शाखा के रूप में काम करता है क्रियान, और ये इसकी 2010 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ये 2 टायर मैनेजमेंट है इसका, एक तो गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो है गवर्निंग काउंसिल और एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी, मतलब कि तो गवर्निंग काउंसिल गवर्निंग बॉडी जो मतलब वो डिसीजन लेती है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब जो कार्यपालिका समिति है। समझ आया? आगे बढ़ा जाए। तो नेशनल मिशन क्लीन गंगा का जो पर्पज है, टू एंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एंड रिजुनोवेशन ऑफ द रिवर गंगा बाय एडॉप्टिंग रिवर बेसिन अप्रोच टू प्रमोट इंटर सेक्टोरल
सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसका जो पर्पज है टू एंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जो आपका प्रदूषण है उसके प्रभावी नियंत्रण की सुनिश्चितता करना। और आप एक तो होता है ना कि आपको रिवर बेसिन अप्रोच, रिवर बेसिन का मतलब ये मीनिंग होता है जैसे एक तो ये रिवर होगी, इसके आसपास जितनी भी नदी आ रही है जिनका जल इस नदी में आ रहा है तो उनको क्या कहा जाएगा, बेसिन कहा जाएगा। नहीं, ये पूरा इलाका जहाँ जिस क्षेत्र से वो नदी जल बहा के ले जाती है उसको बेसिन कहा जाता है। तो इस मिशन का जो पर्पज है वो एक रिवर बेसिन मतलब बेसिन अप्रोच पे काम करना है। आपको गंगा नदी को ही मतलब पोल्यूशन मुक्त नहीं करना है, आपको उसके साथ जितनी भी नदियाँ उससे जुड़ी हुई उसकी ट्रिब्यूटरी है उनको भी प्रमोट करना है मतलब। और इसके अलावा इंटर सेक्टोरल मतलब जो भी संबंधित क्षेत्र है ना इससे जुड़े हुए उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाना और उसके लिए व्यापक नियोजन, व्यापक रणनीति और प्रबंधन के लिए काम करना इसका पर्पज है। टू मेंटेन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो इन द रिवर गंगा विद द एम ऑफ एंश्योरिंग वाटर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक इसका पर्पज है जो मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो का मतलब है कि कोई भी नदी में उतना मतलब एक मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए वाटर की, ताकि जो उसकी जो इकोलॉजी है नदी की वो प्रभावित ना हो। अगर मान लो नदी पूरी सूख जाएगी तो उसमें जो बायोडाइवर्सिटी वो फिनिश हो जाएगी ना पूरी तरह टोटली। तो इसका पर्पज है कि टू मेंटेन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो, मतलब एक न्यूनतम जो इकोलॉजिकल में पारिस्थितिकीय जो भाव है जो आवश्यक है उसकी सुनिश्चितता करना, ताकि जो आपके जल की वाटर क्वालिटी है, जल की गुणवत्ता है और पर्यावरणीय जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बना रहे। समझ आ गया? आगे बढ़े। तो जो आपका ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है वह रजिस्टर्ड है, इसको जो एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया गया था 12 अगस्त 2011 को अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो सोसाइटी मतलब सामाजिक संस्था, समाज पंजीकरण, वो सोसाइटी, इसको सोसाइटी कहेंगे, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। तो इट एक्टेड एज इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ नेशनल रिवर गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये देखो ये जो नेशनल गंगा काउंसिल है इसका पहले ये नाम था, मतलब फिर बाद में इसको चेंज किया, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये क्या है विच वाज कॉन्स्टिट्यूट आपकी ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, अब इसका नाम क्या है नेशनल गंगा काउंसिल, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है सिंस बीन डिजॉल्व विद 7 अक्टूबर 2016 को इसको बंद कर दिया गया। कॉन्सिक्वेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवेनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा रेफर्ड एज नेशनल गंगा काउंसिल। तो 2016 में इसका जो संशोधन हुआ था अंडर उसके तहत इसको इसका नाम चेंज कर दिया ना। समझ आया? यस सर। 7 अक्टूबर, इसके बाद एक ऑर्डर 2 अक्टूबर 2019 को भी इसमें संशोधन किया गया, बट ये इसको 2016 में ख़त्म कर दिया गया। और इसके बाद ये अब इसके फलस्वरूप इसका निर्माण किया गया आपका नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवेनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, जिसको नेशनल गंगा काउंसिल भी कहा जाता है। बताइए, समझ आया? कोई डाउट? कब हुई थी नेशनल गंगा काउंसिल की स्थापना? नहीं नहीं, वो तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मैं नेशनल गंगा काउंसिल की बात पूछ रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ मैं। ये 2016 में इसको बंद किया गया था ना, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को, उसकी जगह ये बनी है ना नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवेनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, इसका नाम नेशनल गंगा काउंसिल 7 अक्टूबर 2016 को। समझ आ गया? आगे बढ़े।
कोई डाउट? देखो पहले ये संस्था थी ना एनजी, देखो ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, पहले ये संस्था थी, फिर इसको भंग करके नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई 2016 में, नेशनल गंगा काउंसिल, ये क्लियर। और जो आपका दूसरा मिशन है नेशनल क्लीन गंगा मिशन, वो अलग है, वो और ये डिफरेंट है, वो दोनों सेम नहीं है। नेशनल क्लीन गंगा मिशन दोनों वो अलग है, वो तो 2011 में स्टार्ट किया गया था ना, नेशनल क्लीन गंगा मिशन। नहीं आया समझ? ये दोनों डिफरेंट है, वो अलग है, ये अलग है। कोई डाउट? आगे बढ़े। The act envisages 5-tier structure at national, state and district level to take measure प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल। तो रिवर गंगा के रिगार्डिंग ये जो इसको मतलब पोल्यूशन को कम करने के लिए 5 स्ट्रक्चर की बात की गई है उस एक्ट में। देखो पहला थे आपका नेशनल गंगा काउंसिल, राष्ट्रीय गंगा परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? ये तो क्लियर हो गया, ठीक। अब एक तो ये हो गया आपके। दूसरी है एम्पावर टास्क फोर्स ऑन रिवर गंगा अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, तो इसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन। तीसरा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये कब स्टार्ट हुआ था? 2011 में ना। एक है स्टेट गंगा समिति, और 5वां है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी इन एवरी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट अब्यूटिंग रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्टेट। ये 5 चरण, 5 वो चरणों में या वो 5 स्तर लेयर है ये गंगा संरक्षण की। अब्यूटिंग मतलब क्या, मीनिंग क्या होता है अब्यूटिंग? मतलब में जो बाउंड्री टच करते हैं रिवर के साथ, ये जो डिस्ट्रिक्ट अब्यूट का मतलब जिनकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है गंगा नदी के साथ। समझ आ गया? देखो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये किसके कितने स्ट्रक्चर हैं? 2 स्ट्रक्चर में काम करता है ना ये, एक तो गवर्निंग काउंसिल हो गया, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो जो बोथ ऑफ देम आर हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का जो डायरेक्टर है उसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, आप बताइए। मतलब अबेटमेंट मतलब या अब्यूटिंग, ये वाली ये मतलब ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट अब्यूटिंग मतलब स्पर्श करते हैं जिनकी सीमा इससे लगी हुई रिवर गंगा से। अब्यूटिंग मतलब जिनकी सीमा गंगा नदी से लगी हुई, उनकी उनमें डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी के रिगार्डिंग है, मतलब उनमें डिस्ट्रिक्ट जिला गंगा समिति का निर्माण किया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी हैज बीन ऑथराइज्ड टू अकॉर्ड अप्रूवल। तो 1000 करोड़ के जो अप्रूवल होते हैं ना, उनके लिए अप्रूवल के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी को ऑथोराइज किया गया है, ठीक है। सिमिलर टू स्ट्रक्चर एट नेशनल लेवल, देखो राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रक्चर है, उसके अलावा स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप है। ये क्या है, स्टेट लेवल पे ये इम्प्लीमेंटिंग आर्म मतलब क्रियान्वयन भुजा के रूप में काम करते हैं, ये कि ब्रांच के रूप में काम करते हैं ना। तो 10 द न्यूली क्रिएटेड स्ट्रक्चर अटेम्प्ट टू ब्रिंग, तो इसका पर्पज है
कि जो भी हितधारक है ना, स्टेक होल्डर्स है गंगा नदी के संरक्षण के संदर्भ में, उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और उसके रिगार्डिंग होलिस्टिक अप्रोच अपनाना। होलिस्टिक मतलब समग्र रणनीति, ताकि गंगा नदी को क्लीन किया जा सके। रिज्यूनोवेशन मतलब पुनर्नवीनीकरण किया जा सके गंगा नदी का। द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन क्लीन गंगा, इसका जो डायरेक्टर जनरल होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है भारत सरकार का। तो फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ जो इस नेशनल मिशन क्लीन गंगा है, इसके सुपरविजन में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके इफेक्ट प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्टेट लेवल प्रोग्राम, स्टेट लेवल पर भी कार्यक्रम प्रबंधन समूह बने हुए हैं। ये जो स्टेट कंसर्न स्टेट होता है ना, संबंधित राज्य, उसके जो वरिष्ठ अधिकारी है उसके द्वारा उनकी अध्यक्षता की जाती है, हेडेड बाई। समझ आ गया? तो क्लियर हुआ नहीं हुआ स्ट्रक्चर? बताइए अब। हो गया ना? ठीक, आगे बढ़े। अब है आपका वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? हैज बीन क्रिएटेड, सॉरी, क्रेडिट मतलब इसको क्या है, इसने क्रेडिट मतलब किसी को वो देना। क्रेडिट का मतलब होता है ना किसी को उसका, उसने वर्क किया उसका क्रेडिट। तो ये तो इसने देखो, इस जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, इसने देखो कंजर्वेशन माइलस्टोन है, कंजर्वेशन के रिगार्डिंग वर्क किया है इसने। इसके अलावा एक मिनट, सच एज रिकवरिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन को रिकवर करने, लोकेशन ऑफ स्पीसीज से एक टाइगर को, मान लो एक टाइगर है किसी सेंचुरी में, उसको दूसरे नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व में ले जाना, और रिड्यूसिंग एनी मानव जो पशु संघर्ष उसको कम करना। तो इनके रिगार्डिंग इसने काफ़ी वर्क किया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। इसका पर्पज ही यही है कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का, कि ये जो कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जितने भी वर्क है ना उनमें एक मॉनिटरिंग करना है, एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट मतलब ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ, इसके देखो इसको कौन कौन सपोर्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा स्टेट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये मिलके इनके साथ मिलके वर्क करता है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। समझ आ गया? अब है आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भारत में ये जो आपका रिसर्च होता है ना वन्य जीवों के संदर्भ में, उसमें रिसर्च करता है। ये सिंस 1883 से वर्क कर रही है संस्था प्रकृति के संरक्षण के लिए। इसका जो मिशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर और प्राइमरीली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आपकी जो जैविक विविधता है थ्रू एक्शन बेस्ड ऑन रिसर्च के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा। ये क्या करता है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी उसका संरक्षण करना, रिसर्च, एजुकेशन में शोध, शिक्षा और आम पब्लिक अवेयरनेस क्या होता है, जन जागरूकता, आम पब्लिक को जागरूक करना। तो इसका विजन है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये विद ए ब्रॉड बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये क्या एक वैज्ञानिक संगठन है, एक अपना और एक ब्रॉड बेस्ड मतलब व्यापक इसका क्षेत्र है, ये एरिया है। और इसके लिए एक्सलिंग इन कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज के, और उनके रिगार्डिंग एक उत्कृष्ट संस्था है वो, इनके संरक्षण के रिगार्डिंग। इनको संकट है जिन स्पीसीज को, उनका ये संरक्षण करता है। समझ आ गया?
और उनके रिगार्डिंग रिसर्च करना, शोध करना, तो अपना रिसर्च करके रिपोर्ट जारी करता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके उनके रिगार्डिंग। समझ आ गया? आगे बढ़े। ये एनजीओ है, एक मैं देख लेता हूँ। गवर्नमेंट संस्था, एनजीओ, एनजीओ ही है ये, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है ये। समझ आया? क्लियर? आवाज नहीं आ रही, आवाज थोड़ा तेज बोलो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं बताओ क्या कंफ्यूजन, बोलिए, बोलने में कोई शर्म थोड़ी ना, झिझक नहीं, बताओ। हाँ, वन्य जीव संरक्षण के रिगार्डिंग वर्क कर रही है। यस, ये पहले से काम कर रहा है, आज़ादी से पहले से, अंग्रेजों के समय से। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अधीन 1982 में स्थापना की गई थी। देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ना इन लोगों की, IFS की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वालों की, उनकी ट्रेनिंग इधर ही होती है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून। 300 ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्स एंड एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता है। एकेडमिक कोर्स है, एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च और मैनेजमेंट, मतलब वन्य जीव शोध और प्रबंधन के रिगार्डिंग वर्क करता है। देखो अब है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ये अपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आपका, एनवायरमेंट, इसकी फॉर कैरिंग आउट टेक्सोनोमिक एंड प्लांट के रिगार्डिंग रिसर्च करता है, ये पेड़ पौधों के रिगार्डिंग। 1890 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 9 रीजनल सर्किल, डिफरेंट रीजन में जो स्थित है ना, इसके 9 सर्किल है। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, हाउएवर द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन कोलकाता, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसका जो फंक्शन है, एक्सप्लोरेशन, इन्वेंटरिंग, मतलब आविष्कार, खोज करना, और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइटोडाइवर्सिटी, ये काम करता है। जो आपकी पादप विविधता, पेड़ पौधों से संबंधित जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसकी खोज करना, इन्वेंटर मतलब आविष्कार, जो जानकारी लेना, डॉक्यूमेंटेशन मतलब इकट्ठा करना उसके रिगार्डिंग डेटा, जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया, हॉट स्पॉट है, आपका फ्राइजिल इकोसिस्टम है, पार्टिकुलर, इनसे संबंधित मतलब पूरी जानकारी शोध करना, रिसर्च करना, उसका दस्तावेजीकरण करना। पब्लिकेशन ऑफ नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा, जो इसका आपका राष्ट्रीय, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के जो आपकी क्या नाम वनस्पति, उसके रिगार्डिंग पब्लिकेशन का काम है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये आपके थ्रेटेंड और रेड लिस्ट स्पीसीज है ना, पेड़ों की, उनका आइडेंटिफाई करना। तो ये XC2 कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीसीज, बोटनिकल गार्डन, सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद प्लांट्स, ये प्लांट के रिगार्डिंग ही वर्क करता है। तो आप बताइए, जीव जंतु और जानवरों से संबंधित कौन सी संस्था है ऐसी? ये तो हो गई पेड़ पौधे से संबंधित और बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बट जानवरों के रिगार्डिंग कौन सी संस्था है जो इस जानवरों के रिगार्डिंग वर्क करती है? हाँ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, करेक्ट, थैंक यू। तो ये क्या करता है? डेवलप नेशनल डेटाबेस ऑफ इंडियन प्लांट्स इंक्लूडिंग हर्बेरियम एंड लाइफ स्पेसिमेन, बोटनिकल पेंटिंग। क्या होता है हर्बेरियम, बताइए?
सूखी वनस्पतियों का संग्रह या जड़ी बूटियों का संग्रह। क्लियर? अब है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। ये आपका सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो आपका जो ये पेड़ को ये जानवरों के रिगार्डिंग जो भी सर्वे है, रिसर्च है, वो होता है ना, उसके रिगार्डिंग ये राष्ट्रीय केंद्र है। लीडिंग टू एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज टू द एक्सेप्शनली रिच। तो देश की जो आपकी ये पेड़ पौधे संबंधित जैव विविधता है, उसके रिगार्डिंग जो भी वर्क होता है ना रिसर्च का, ये करता है ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके इट हैज इट्स हेडक्वार्टर एट कोलकाता में इसका मुख्यालय है। 16 इसके रीजनल सेंटर है। तो देश की जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, भौगोलिक स्थिति, वहाँ स्थित है। समझ आ गया ना? दोनों आ रहा है ना समझ में? क्या क्या है ये? हाँ बताइए। क्या? बताइए इसमें। ये इसमें कौन सी लाइन समझ में नहीं आई बताओ? नहीं, वैधानिक नहीं है, तो संस्था है, वैधानिक नहीं है। जूलॉजिकल सर्वे तो उन्होंने 1916 में, वैधानिक मतलब संवैधानिक नहीं है, ओनली लीगली है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये। एक 1 मिनट। क्या? 1 मिनट। स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये, है ना, वैधानिक संस्था है ये। देखो ये अब है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या वर्क है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का? पढ़ा होगा ना आपने पहले भी। क्या काम बताओ? अरे साहब क्या आवाज धीरे आती है यार, एक बताओ, बोलो। हाँ बोलो। हाँ यस करेक्ट, थैंक यू। 2 साल में ही अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है वन सर्वेक्षण के रिगार्डिंग। तो देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत का एक संगठन है। दैट इज टास्क्ड विद, उसको कार्य दिया गया है विद मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द नेशन। मॉनिटरिंग एंड पर्यवेक्षण, असेसमेंट एंड मूल्यांकन, जो देश के वन संसाधन है राष्ट्र के, उनका मूल्यांकन करना और उनका पर्यवेक्षण करना। इट कम्स इन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो देश का जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके अधीन ये काम करता है ये संस्था। तो इसकी जो स्थापना की गई थी ना इनिशियली, ये क्या है 1965 में स्थापना की गई थी इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का नाम था। और इसको फंड किसके द्वारा दिया था? दिस प्रोजेक्टेड बाय, ये जो प्रोजेक्ट था वो किसके द्वारा फंडेड था? संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के द्वारा। ओ डेवलपमेंट, सॉरी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फंडिंग प्रोग्राम, ठीक है।
एंड फूड। क्या आवाज़ नहीं आ रही कृष्णा? ये वही वाला, ये जो प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब इसी के, ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका नाम पहले यही था, मतलब प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ रिसर्च फॉरेस्ट, बाद में हुआ इसका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नाम। तो इट वाज एस्टेब्लिश बाई 1965 एज ए प्रोजेक्ट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, तो assess the availability of timber which can be used to वुड वेस्ट इंडस्ट्री इन डिफरेंट। इसका पहले जो संस्था की स्थापना की गई थी, इसका पर्पज था देश में जो लकड़ी की उपलब्धता है उसके बारे में जानकारी जुटाना और मूल्यांकन करना, ताकि जो लकड़ी आधारित उद्योग है डिफरेंट आपके देश के विभिन्न भागों में, उनको पर्याप्त मात्रा में लकड़ी और की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। समझ आए? आगे बढ़ा जाए। देखो 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने रिपोर्ट दी थी, और उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर ये नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। एक मिनट, ये देखो, इट रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इट आल्सो रिकमेंडेड पीरियोडिक एंड रेगुलर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उसने जो वो था आपका नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय वो कृषि पर राष्ट्रीय आयोग, उसने रिकमेंड किया था कि पीरियोडिक मतलब एक निश्चित समय में और रेगुलर बेस पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज सर्वे है, वन संसाधन सर्वेक्षण है, वो कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो इसी के बाद एज पर रिकमेंडेशन द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सक्सीडेड। तो इसकी जो PISFR जो संगठन था, उनकी उसकी जगह एक फर्स्ट 1981 से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। ये आपका जो था ना प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसका स्थान किसने ले लिया? समझ आ गया? आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट? देखो इन 1986 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम अंडरटेकन बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो वर्क किया जा रहा था उसकी समीक्षा की गई, क्रिटिकल व निर्णायक समीक्षा। इट आल्सो रिफॉर्म्ड एंड मतलब इसमें क्या है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसको जो मैंडेट दिया गया था उसको सुधार के लिए उसके लिए हुआ। तो दिस वाज डन टू मेक द एक्टिविटी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कम इन अकॉर्डिंग जो चेंजिंग एस्पायरेशन लोगों की, जो आपकी सरकार की जो उसमें वृद्धि हो, वो क्या चेंज हुई, गोल्स है, नीड्स है, जो मॉडर्न इंडिया का जो मतलब जिस चीज़ से परिवर्तन होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको मैंडेट मतलब बाद में उसके पर्पज और विजन को परिवर्तन करने के लिए एक वर्क किया गया, डिफाइन किया गया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट पीरियोडिक एंड रेगुलर सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वेस्ट रिसोर्सेज। जो आपका वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था है, ये क्या कंडक्ट्स पीरियोडिक एक नियमित अवधि पर आपके रेगुलर सर्वे करती है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वो वेस्ट रिसोर्सेज का, आपके वनों का और वन आधारित संसाधनों का। इसको क्या कहा जाता है? डिटेल रिपोर्ट प्रकाशित होती है, इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एवरी 2 साल में प्रकाशित की जाती है ना ये। तो ये जो रिपोर्ट होती है ना आपकी, इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन किस किस के रिगार्डिंग होती है आपकी? देखो इसमें होती है दिस रिपोर्ट एज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चेंजिंग सिचुएशन ऑफ फॉरेस्ट, जो आपके देश में वनों की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है और जो लैंड रिसोर्सेज में परिवर्तन हो रहा है ना, उसके रिगार्डिंग ये सूचना होती है। और ये जो डेटा है यूटिलाइज किया जाता है जो आपकी प्लानिंग नियोजन संबंधी एजेंसी है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, आपका पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कोई भी एजेंसी है,
कंजर्वेशन के संबंध, संरक्षण के संदर्भ में, और आपके जो वन संसाधन है उनका सस्टेनेबल यूज और उनका संपोषणीय उपयोग के संदर्भ में ये रिपोर्ट है उसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े, आ गया ना, समझ में आ रहा है ना मैं बता रहा हूँ जो। देखो कंटेंट के रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बिल्कुल प्रमाणित जगह से मैं कंटेंट लेता हूँ, या तो संबंधित जो संस्था है उसकी वेबसाइट से लिया गया ज़्यादातर कंटेंट, या जो अच्छी सी कोचिंग का है, या कोई गूगल पे कोई बढ़िया सा मटेरियल होता है ना, वहाँ से ही लेता हूँ मैं। इधर उधर से मटेरियल लेता नहीं हूँ, मैं बता दूँ आपको। तो विश्वसनीय सोर्स से वहाँ से ही मटेरियल लेता हूँ, तो वो उसमें अपनी कोई गलती मिलेगी नहीं। 99% तो सही है, कोई 1% कुछ हो वो बात अलग है, बट आप लोग सब पढ़ लो तो गलती पकड़ में आ ही जाती है इतनी सी तो आपने ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पढ़ा है, पहले बताओ। पढ़ा तो है यार, आप भूल गए शायद। बताओ पढ़ा नहीं पढ़ा। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान, बोलिए। ये पूरा कंप्लीट पढ़ा था आपने, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से। देखो नेशनल बोर्ड फॉर राष्ट्रीय वन्यजीव का संबंध, ये स्टेचुरी बॉडी है, और आपकी जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। तो देखो, ड्यू टू रेपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड पॉपुलेशन, मतलब जो आपके जंगली वन्य जीव है उसकी तीव्र गति से घटती हुई जनसंख्या के कारण द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी बॉडी डेजिग्नेटेड एज द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो पहले इसका नाम क्या था, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था ना। 1952 में संस्था की स्थापना की गई, क्योंकि देश में क्या है, जंगली जानवरों का शिकार हो रहा था और उनकी संख्या कम होती जा रही थी। उनके जो डिक्लाइन, उनकी जो संख्या नंबर जो गिर रहा था उसको रोकने के लिए 1952 में इसकी स्थापना की गई, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। समझ में आए। तो द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वाज चेयर्ड बाय, किस, कौन अध्यक्षता करता था इसकी, प्रधानमंत्री। तो जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वो इनेक्टेड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ। इसके तहत जो आपका जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था ना, उसके तहत जो वन्यजीवों के संरक्षण को एक विशेष वो प्रदान किया गया था ना, इसी के तहत। उससे पहले इतना कोई कानून, मजबूत कानून थोड़ी ना था आपके वन्यजीवों के संरक्षण के संबंध में। ये माइल स्टोन है आपका वन्यजीव संरक्षण, मील का पत्थर कहते हैं ना जिसको, वो है एक तरह से आपके वन्यजीव। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फूना। फूना मतलब जो आपके जीवों की जो विशेष जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उन पे इसका विशेष जोर था। मतलब एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत क्या किया गया, जो आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को किसमें कन्वर्ट, वो आपका इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को किसमें बदल दिया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, हाँ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया। जो भारतीय वन्य जीव बोर्ड था उसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड कर दिया गया। समझ आ गया, आगे बढ़े। देखो इसमें 47 टोटल मेंबर होते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में। प्राइम मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो होता है ना आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, वो इसका वाइस चेयरपर्सन होता है। तो द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर वाइल्ड, आपने इसकी पूरी लिस्ट भी बताई थी मैंने आपको, फिर जो पुरानी पीपीटियाँ हैं उसमें एक एक मेंबर के रिगार्डिंग पूरी लिस्ट है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो किस में कंफ्यूज हुए थे, वो 10 कहाँ से आते हैं बताओ। हाँ वो बिल्कुल, तो और वो है वो पूरा जिसमें, ठीक है।
एक मिनट। देखो, ये जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट डायरेक्टर है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन इज द मेंबर सेक्रेटरी टू बोर्ड में, और अदर मेंबर इंक्लूड 3 पार्लियामेंट है, 2 लोकसभा से, 1 राज्य, 5 एनजीओ के, 10 इमिनेंट इकोलॉजिस्ट है, कंजर्वेशन, और जो बच्चे कुछ है वो को 100 ऑफिसियो है। ठीक है, वो मैं उसमें ये आप रिवाइज करोगे तो उसमें से पढ़ लेंगे, तो आपको एक आइडिया तो लग ही गया। आगे बढ़े। तो ये बोर्ड है, तो बोर्ड इज एडवाइजरी इन नेचर, ये सलाहकारी संस्था है और एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार को जो ये जो वन्य जीवों कंजर्वेशन के रिगार्डिंग सलाह प्रोवाइड करता है। ये advise the government of India in conservation and development of wildlife forest. It has the power to review all wildlife related matter. इसका जो वाइल्ड वन्य जीव से संबंधित जो जितने भी मामले हैं, एंड अप्रूव प्रोजेक्ट इन, जो आपके वन्य जीव संबंधित जितने मामले हैं, और जो नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, और इनके अराउंड कोई प्रोजेक्ट है, उनको ये अप्रूव करता है। देखो, ये साफ साफ लिख रखा है, नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसकी परमिशन के बिना आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। समझ आया? घटा नहीं सकते हो, मतलब उन सीमाओं को बढ़ा तो सकता है स्टेट, पर घटा नहीं सकते आप इसको ना, उसकी परिवर्तन नहीं होगा बाउंड्री। तो ये बिल्कुल साफ साफ लाइन लिखी हुई, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। आगे बढ़े। तो जैसे आपका राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना, वैसे स्टेट स्तर पर कौन सी संस्था है? वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। ये स्टेट में आपकी स्टेचुरी बॉडी है, और इसको भी मैंडेट आपके जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसी के तहत मिला हुआ है। इसका जो आपका फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट है, इसका चेयरमैन होता है। अगर वो आपका मिनिस्टर नहीं है, वन मंत्री, तो आपका जो चीफ सेक्रेटरी है ना, मुख्य सचिव, विल विल बी द चेयरमैन इफ द मिनिस्टर की पोस्ट वैकेंट है, तो आपका जो चीफ सेक्रेटरी है वो इसका चेयरमैन होगा। तो इसका वर्क है एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन द सिलेक्शन एंड, तो ये सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एरिया ना, ये सेंचुरी डिक्लेयर करना, नेशनल पार्क है, क्लोज एरिया है, उनके रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बननी है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्पेसिफाइड प्लांट, and measure to be taken for harmonizing the need of tribals and other forest dwellers and with the protection and conservation of wildlife, any matter that may be referred to एडवाइज। तो मतलब कुल मिला के बात है, वन्य जीव संरक्षण के संबंध में जितनी भी कोई भी सलाह देनी हो, वन्य जीव का संरक्षण करना हो, उससे संबंधित जुड़े हुए जो भी काम करने उनको, उसमें राज्य सरकार को कौन सलाह प्रोवाइड करता है? कौन? राज्य सरकार सलाह ये प्रोवाइड करती है ना, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। आगे बढ़े। एनजीटी तो आप जानते हो, एनजीटी के बारे में सुना है किसी ने? ये क्या 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 जानते हो आप एनजीटी के बारे में? बेसिक बताओ, क्या क्या नो, मतलब क्या आपके एनजीटी का नाम आते हैं, आपके मन में क्या आता है सबसे पहले? व्हाट इज एनजीटी? यस, 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 गुड, एक्सीलेंट। देखो, पहले क्या होता है, 2010 से पहले जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग जो केस होते थे ना, वो नॉर्मल कोर्ट में ही जाते थे। अब आपको पता है नॉर्मल कोर्ट की सिचुएशन क्या है, केस बहुत ज़्यादा है, सुनवाई धीरे धीरे होती है, तो कितना वक्त लगता है केसों को, तो बहुत वेटिंग चलती रहती है ना नॉर्मल कोर्ट में। तो जो एनवायरनमेंट संबंधित मामले, तो उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी टाइमली। तो अगर सुनवाई नहीं हो रही तो फिर तो गलत बात है। आपका जो पर्यावरण है वो भी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा तो फिर डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा, बताइए?
अगर आपका एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं है तो आप कैसे विकास का क्या करोगे बताओ। जब आने वाली पीढ़ी सही नहीं रहेगी, बीमारियों से ग्रसित होगी, तो ऐसे विकास का क्या फायदा बताइए मुझे। अब बताइए अमेरिका में इनमें लोग क्यों जाके बसते हैं भारत से, कारण उसका क्योंकि देखो वहाँ विकास भी, और विकास के साथ साथ वहाँ का एनवायरनमेंट भी नीट एंड क्लीन है ना, इसलिए तो जाके बसते हैं इंडिया से लोग। तो अगर यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, यहाँ भी इतना स्पेस हो घूमने का फिरने का, तो बताओ। अरे मैं एनवायरनमेंट की वजह से नहीं, वो तो क्या नौकरी करनी है यार हमें तो 6 साल, वो बात तो ठीक है, राजस्थान भी इतना बुरा नहीं है यार। रणथंभौर नेशनल पार्क के पास है मेरा गांव, बहुत नेचुरल जगह में रहते हैं हम। नहीं भोपाल अच्छी जगह है, तो मुझे जो लगता है वो अच्छी जगह, इसमें कोई डाउट। फुल एंड फाइनल तो मुझे जयपुर ही जाना है, सवाई माधोपुरी। हाँ वो मतलब ठीक है, अच्छा है एग्जाम, कोई नहीं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भोपाल, इसमें कोई डाउट नहीं, नेचुरल शहर है, दिल्ली मुंबई और उनकी तुलना में तो बहुत अच्छा है, बारिश अच्छी होती है, पर्यावरण अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक ही कमी, रोजगार की कमी है यहाँ। यस। तो अब ये बस सरकारी नौकरी वाले सरवाइव, ये क्या भोपाल सरकारी बाबुओं का शहर है ना। तो देखो इट इज स्पेशलाइज बॉडी टू सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो आपका ये भी देखो स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपके ये इफेक्टिव और एक्सीपीडी एक्सीपीडी मतलब आपके जो केस है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब पर्यावरण संरक्षण और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी आपके प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण और उनके रक्षा के रिगार्डिंग जो भी मतलब केस है, उनका प्रभावी और तीव्र गति से उनका निस्तारण करना, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत एक ऐसा देश है, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री, भारत तीसरा ऐसा देश है विश्व में टू सेटअप स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू डू सो। तो भारत ऐसा देश है जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल की स्थापना की। तो एनजीटी का जो मैंडेट वो ये कहता है कि मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील, जो इसमें डिस्पोजल केस आते हैं, अपील आते हैं, उनको फाइनली 6 मंथ में आपको डिस्पोज करना है। तो द एनजीटी हैज 5 पैलेस सिटिंग्स, मतलब 5 जगह इसकी ब्रांच है। तो इसकी नई दिल्ली में तो कौन सी ब्रांच है? हाँ प्रिंसिपल ब्रांच इसकी नई दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे और कोलकाता और चेन्नई में इसके अदर 4 ब्रांच है। ये देखो इंडिया का नक्शा है ये। तो एक तो 5 ब्रांच के दिल्ली में नहीं, यहाँ प्रिंसिपल प्रधान ब्रांच तो कहाँ है? ठीक है, एक कहाँ है इसकी जो ये भोपाल में ना, एक कहाँ है पुणे में, पुणे, और एक कोलकाता इधर, और एक चेन्नई। समझ आ गया? क्लियर? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी? तो देखो इसमें ट्रिब्यूनल कंप्राइज, ये जो चेयरपर्सन होता है इसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, मतलब न्यायाधीश भी होते हैं इसमें, और जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं ना, स्पेशलिस्ट, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो इस
दे सेल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म का 3 ईयर का कार्यकाल होता है या फिर 65, दोनों में से जो भी पहले, और ये दोबारा पुनर्नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो जो चेयरपर्सन होता है ना इसका, तो चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के द्वारा इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया जाता है आपके जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह के बाद। तो एक सिलेक्शन कमेटी सेल बी फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सरकार के द्वारा एक चयन समिति का निर्माण किया बनाई जाएगी, वो अपॉइंट करेगी जुडिशियल मेंबर, जो न्यायिक सदस्य हैं और विशेषज्ञ सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति करेगी वो। इसमें देर आर टू बी एटलीस्ट 10 सदस्य कम से कम होने चाहिए, मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर, और 20 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, मतलब दोनों फुल टाइम जुडिशियल दोनों मिला के, मतलब मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे बढ़ते। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। भाई समझ नहीं आ रहा बोल दीजिए, रुक जाएंगे, समझ के पढ़ेंगे। देखो जो ट्रिब्यूनल है, जो ओवरऑल सिविल केसेज इन्वॉल्विंग, देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर है ना, उनमें ये वर्क करता है। देखो अक्टूबर 2021 में क्या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर, देखो नेशनल ग्रीन, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि जो आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है ना, मतलब यूनिक पोजीशन है, मतलब ये क्या है, अगर कोई मतलब इसको सोमोटो एक्शन भी ले सकता है, अगर एनजीटी को लगता है कि गलत हो रहा है इसके रिगार्डिंग, तो ये अपने आप ही मतलब उस पर वो कर सकता है सुनवाई, मतलब सोमोटो, मतलब अपने आप ऑन इट्स ऑन मोशन, मतलब कोई याचिका दायर ना करे तब भी ये उसको मतलब वो कर सकता है, सुनवाई ले सकता है अपना मामला। होता है ना कई बार अखबारों में कोई खबर आई है तो सुप्रीम कोर्ट उसके रिगार्डिंग जवाब मांग लेता है। ठीक है। एज पर सुप्रीम कोर्ट द रोल ऑफ एनजीटी इज नॉट सिंपली एडजुडिक्टरी, मतलब ये नहीं कि मध्यस्थता ही करे, वैसा कोई फाइनल डिसीजन दे, ऐसा ही नहीं है। इट हैज परफॉर्म इक्वली वाइटल रोल, ये प्रिवेंटिव, एमिलोरेटिव, रेमेडियल, ये क्या पूरा काम करता है। ये तो होता है कि आपका मामला हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसके बाद फैसला आएगा। इसमें ऐसा नहीं होता, ये पहले ही पोल्यूशन है उसके रिगार्ड इसको लग रहा है तो पहले भी कदम उठा सकता है, तो सुधारात्मक भी काम करता है, ये आपके रोकथाम का भी काम करता है, रेमेडियल मतलब किसी का कोई इलाज करना है, तो वैसा मतलब ये पूरा एक व्यापक संस्था है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई मामला हो गया उसके बाद ही डिसीजन देंगे, ये पहले भी कदम उठा सकता है। इसको लगता है कोई भी फैक्ट्री की स्थापना हो रही है, वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से खतरनाक हो सकती है या उस पोल्यूशन बढ़े, तो उस पर रोक भी लगा सकता है ये। समझ आ गया? ये क्या एफिलिएट उसका भी देखो, द ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंडेड बाय प्रोसीजरल, ये क्या प्रोसीजर ला पे जो आपके जो कानून बना हुआ ना उस पर बेस नहीं है ये क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करता है, मतलब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पे काम करता है ये। ठीक है। वाइल पासिंग एनी ऑर्डर डिसीजन अवार्ड इट शैल बी अप्लाई, आपके जो मतलब होता है क्या है ना प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड, तो वो होता है कि भाई एक नियम, बट ये तो क्या पर्यावरण के संदर्भ में तो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो प्रिंसिपल है उनको भी इंक्लूड कर सकता है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है, जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी संस्थाएं बनी उनके कोई मैंडेट है उनका भी यूज कर सकता है, मतलब तो ये क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे, ये नहीं कि वो नियमों में बंधा हुआ है, वो आपको उसको लगता है कि यार ये आपके एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग टारगेट प्राप्त करने में बाधक हो सकता है, पॉल्यूशन बढ़ा सकता है, तो वो ले सकता है, मतलब उस चीज़ को डिसीजन दे सकता है उसके रिगार्डिंग। समझ आ गया? आगे बढ़े।
तो जो आपका एनजीटी है, एक मिनट, एनजीटी बाय एन ऑर्डर कैन प्रोवाइड रिलीफ, मतलब राहत प्रदान करना, कंपेंसेशन में क्षतिपूर्ति जो पीड़ित होते हैं ना पोल्यूशन के और जो पर्यावरणीय डैमेज है, जो भी मान लो जैसे वो हुआ था ना आपका भोपाल गैस त्रासदी हुई, अब वो तो कह रही है तो एनजीटी तो बाद में है, बट जैसे ऐसे किसी को नुकसान है तो उसके रिगार्डिंग ये डिसीजन देता है, मतलब भाई अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसको क्षतिपूर्ति दी जाए या क्या किया जाए, जो भी करना है तो ये अपना डिसीजन दे सकता है, आप कोर्ट जा सकते हो। मतलब अब जैसे किसी क्षेत्र में फैक्ट्री स्थापित हो गई, उस फैक्ट्री की वजह से आपका जल प्रदूषित हो गया, भूमि का जल, ग्राउंड वाटर, तो आप एनजीटी जा सकते हो उसके रिगार्ड, इसके अगेंस्ट। ठीक है, देखो एक और बात, एन ऑर्डर एंड डिसीजन अवार्ड, जो ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर डिसीजन और अवार्ड, वो जैसे एक डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट की जो डिग्री होती है ना, सिविल कोर्ट का जो डिसीजन आता है, वैसे इसको भी एग्जीक्यूटेबल है। ठीक, क्लियर। एनजीटी एक्ट, ये जो एनजीटी एक्ट है ये प्रोसीजर पेनल्टी फॉर, अगर कोई किसी ने नॉन कंप्लायंस नहीं दिया, जो कंप्लायंस नहीं दिया ना, उसके रिगार्डिंग भी ये प्रोसीजर, तो पेनल्टी का जो प्रोसीजर है, एनजीटी एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड प्रोसीजर फॉर पेनल्टी, पेनल्टी का जो प्रोसीजर पेनल्टी के बारे में भी बताता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, कैद 3 साल तक भी कैद की वो इसकी पावर है। मतलब फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 10 करोड़ तक फाइन लगा सकता है, और कैद और फाइन दोनों भी लगा सकता है, तो इसको पावर है 3 साल की जेल और 10 करोड़ के फाइन। एन अपील अगेंस्ट, जो एनजीटी में जो डिसीजन दिया जाता है ना उसके खिलाफ, ऑर्डर डिसीजन और अवार्ड दिए गए तो उसके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी बस। तो नहीं, जो जो आपका डिसीजन आया है, आपके पास जो कम्युनिकेशन आया है, जो भी डिसीजन दिया गया है, उसके 90 दिन के अंदर आप दायर कर सकते हो याचिका सुप्रीम कोर्ट में। समझ आ गया? हेलो, बताइए, बोलो। समझ आ गया ना? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है। द एनजीटी डील्स विद सिविल केस अंडर 7 लॉ, देखो ये 7 कानून है, ये एनजीटी के अंतर्गत है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन 1974 का अधिनियम, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन ऑफ 1981, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये जो 7 एक्ट है ये इसके तहत आते हैं, इन्हीं के आधार पर ये, मतलब इनको सबको, इनके रिगार्डिंग कोई भी हुआ तो इनको डील करता है एनजीटी। एनी वायलेशन, अगर ये जो कानून बने, ये जो एक्ट है, इनका कोई वायलेशन होता है और गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो अंडर इसी, अगर इन दी लॉ है, इनके अंडर में कोई आता है ना, कोई भी अधिनियम इस एक्ट के तहत, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो बिफोर द एनजीटी। अब मुझे बताइए, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई 2-3 एक्ट इनमें इंक्लूड नहीं है? बताओ एग्जाम्पल। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है तो सही, 1980। नहीं, वो तो पुराना हो गया, चलो उसको तो हटा दो। वो तो एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वो ही नहीं ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है इसमें, बताओ। और एक और इम्पोर्टेंट है, 2000 के बाद बना है वो, फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसमें, वन अधिकार अधिनियम 2006, 2006 नहीं है ना इसमें? बताओ कहाँ है? तो देखो इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ओवर द इयर्स एनजीटी हैज इमर्ज्ड एज क्रिटिकल प्लेयर इन एनवायरमेंटल रेगुलेशन
पासिंग स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑन इशू रेंज। तो ये क्या है, आने पिछले कुछ समय से एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग एनवायरनमेंट के संरक्षण करने में, वन और डिफोरेस्टेशन को रोकने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो एनजीटी ऑफर ए पाथ फॉर इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस बाई, जो पर्यावरण का जो मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होगा, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा इसका? न्याय शास्त्र, पर्यावरण न्याय शास्त्र, पर्यावरण न्याय शास्त्र का विकास किया है इसने बाय सेटिंग अप ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद निवारण मैकेनिज्म तंत्र की स्थापना करके। तो इससे क्या हेल्प किया, इट हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन, जो आपके हायर कोर्ट है ना, दूसरे कोर्ट, उन पर जो एनवायरनमेंट की लिटिगेशन का जो भार था उसको कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दूसरा क्या, ये लेस फॉर्मल है, इसमें ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं है और कम खर्चीला है, और एक फास्टर वे है एनवायरमेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट का समाधान करने का। तो ये इसने क्या किया, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन कर्बिंग एनवायरमेंटल, जो आपको पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ना जिन एक्टिविटी को द्वारा, उनको कम करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द चेयरपर्सन एंड मेंबर आर नॉट, जो इसके चेयरपर्सन और मेंबर है वो आपके रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो अपना जो डिसीजन है वो स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं ना, इंडिपेंडेंटली, किसी के सकम्बिंग मतलब किसी का दूसरे का बिना, विदाउट मतलब उनके प्रेशर में आए बिना। द एनजीटी एज इंस्ट्रूमेंटल, ये आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस है, उसको भी इसने मतलब लागू करवाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया उस प्रोसेस को भी। पर्यावरणीय मूल्यांकन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, समझ आए, आगे बढ़े। देखो इसके रिगार्डिंग व्हाट आर द चैलेंजेज, क्या क्या चैलेंजेज है बताओ। देखो चैलेंजेज में सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप, वन अधिकार अधिनियम 2006 बीन हैव बीन केप्ट आउट ऑफ एनजीटी जुरिसडिक्शन। इसके इन दोनों अधिनियमों को इस एनजीटी का जो कार्य क्षेत्र है उससे बाहर रखा गया है। तो इससे क्या होता है ना, दिस रिस्ट्रिक्ट्स, तो आप एनजीटी का जो फंक्शनिंग जो फॉरेस्ट राइट के रिगार्डिंग जो आपको वन अधिकार है सीधे आपके पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, उसके रिगार्डिंग बाधा करता है। अगर कोई भी ऑर्डर पास करता है वन अधिकार तो उसको पावर ही नहीं है, वो एक्ट उसमें है ही नहीं, तो कैसे आप डिसीजन दोगे, वो सामान्य कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये इसके क्या क्रियान्वयन और कार्य को बाधा पहुंची है इस चीज़ से, मतलब। ठीक है, देखो एनजीटी डिसीजन आर बीइंग चैलेंज इन, ये 226 है ना आर्टिकल, ये सुप्रीम हाई कोर्ट को मतलब रिट जारी करने का अधिकार है। तो उसके तहत क्या है, इनको कई जगह चुनौती दी जा रही है हाई कोर्ट में, मतलब विथ मैनी असर्टिंग विथ सुपीरियरिटी ऑफ हाई कोर्ट ओवर द एनजीटी। मतलब इससे क्या वैसे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इसके, पर इनको क्या है, हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और वो ये स्टेचुरी बॉडी, तो हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपनी वो जमाने का मतलब प्रयास किया, मतलब। तो दिस इज वन ऑफ द वीकनेस ऑफ द एक्ट, देयर इज लैक ऑफ क्लियरिटी, मतलब इसमें अभी लैक ऑफ क्लियरिटी है डिसीजन के, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन कैन बी चैलेंज इवन दो अकॉर्डिंग टू एनजीटी एक्ट। वैसे ही जो इसका एक्ट है उसके अकॉर्डिंग तो जो आपके इसके डिसीजन है वो कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, पर क्या है हाई कोर्ट को भी रिट जाहिर क्लियर नहीं है ना, इसमें थोड़ा कई सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। तो हाई कोर्ट ने भी इसके डिसीजन के खिलाफ रिट जारी की है, मतलब। ठीक है, एक्ट के अनुसार तो इसके जो डिसीजन है कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बट हाई कोर्ट में भी लोग याचिका दायर करते हैं और वो भी अपना वो रिट इशू करने की शक्ति है, तो उसके तहत उसने भी रिट जारी की है। क्लियर, आगे समझिए, आगे बढ़े।
डिसीजन ऑफ एनजीटी हैव आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड एंड चैलेंज ड्यू टू देयर रिपरकशन ऑन इकोनॉमिक। अब इसके जो डिसीजन है ना, क्योंकि ये क्या होता है ना, जैसे आप कोई फैक्ट्री स्थापित की है या कोई भी उद्योग लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पर्यावरण की वजह से ये रोक देता है। तो वो क्या है, ये इसके लिए भी इसकी आलोचना की जाती है कि ये आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसमें बाधा बन रहा है। मतलब अप्रत्यक्ष परिभाव प्रतिक्रिया प्रतिघात होता है, मतलब उनका प्रभाव रिपरकशन प्रतिघात, जो आपकी आर्थिक वृद्धि है और आर्थिक विकास है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं इसके डिसीजन। दूसरा है द एब्सेंस ऑफ फॉर्मूला बेस्ड मैकेनिज्म, मतलब ऐसा कोई तंत्र, मतलब ये अपने हिसाब से डिसीजन देते रहते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई सिद्धांत, मतलब ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इसलिए भी इसकी क्रिटिसिज्म की जाती है, आलोचना, कोई मैकेनिज्म नहीं है इसमें। अगला है द डिसीजन गिवन बाय द एनजीटी आर नॉट फुली कंपाइल्ड बाय स्टेक होल्डर और द गवर्नमेंट। देखो इसमें क्या है, जो इसके जो डिसीजन दिए जाते हैं ना, तो सरकार के द्वारा उनको कंपाइल किया जाता है न, जो इसके हितधारक है ना, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके द्वारा भी वो नहीं किया जाता। इसके अलावा समटाइम इट्स डिसीजन आर पॉइंटेड आउट नॉट टू बी फिजिबल टू, कई बार इसके डिसीजन इतने वो होते हैं कि उनको उस टाइम फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंटेशन करना पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है। अगला द लेक ऑफ ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन संस्थाओं के पास जैसे एनजीटी के पास मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी है, उससे क्या पेंडेंसी बढ़ रही है। जो इसका वो है ना ऑब्जेक्टिव, वे आपको जो केस है उनको 6 महीने में डिस्पोज करना है, वो अंडरमाइन हो रही है, मतलब उसको नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म आल्सो हिंडर्ड बाई लिमिटेड नंबर ऑफ रीजनल बेंच। इसकी जो क्षेत्रीय स्तर पर जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, वो भी कम संख्या में है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि भोपाल है, आपके मुंबई, वो पुणे है, और इसका चेन्नई है, कोलकाता है, तो इनको बढ़ाया जाना चाहिए, इनकी जो ब्रांच है। आगे बढ़े। क्लियर हो गया एनजीटी के रिगार्डिंग? किसी को कोई डाउट? समझ आ गया ना? बताओ भैया, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। देखो अब है आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो आपका पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन है, ये एक प्रोसेस है। कोई भी अगर आप मान लो कोई विकास की कोई गतिविधि है, वो स्टार्ट करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई नहर बनानी है, कुछ भी, मतलब आप परियोजना बनाती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले उसमें कौन सा वर्क किया जाता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ताकि ये पता लग सके कि अगर वो प्रोजेक्ट बनाया जाता है या उसकी शुरुआत की जाए, तो उसमें क्या क्या उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव होंगे, क्या कल्चरल और मानव हेल्थ पे प्रभाव होगा, उस मतलब वो उसका नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसके बाद ही रिसर्च करने के बाद भी उस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक काफ़ी प्रभावी उपकरण है किसी भी परियोजना को शुरुआत करने में। अगर पता लगे उसका नुकसान ज़्यादा है, तो फिर तो क्यों स्टार्ट करेंगे, बताओ क्यों लगाएंगे वो प्रोजेक्ट। भाई हम कोई भी काम करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मानव के विकास के लिए ही करते हैं ना। अगर हमको लोगों को, भारत के लोगों को उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो क्या मतलब है, बताइए। तो उसी हिसाब से उसको प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, देखो नेगेटिव, अब होता क्या, आपने बांध बनाया तो उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोग डूब क्षेत्र में आए, बट आपको बांध भी बनाने पड़ेंगे, पानी तो जरूरी है ना, मतलब अब आप कहाँ से लाओगे नहरों के लिए पानी, बट उसमें ये फ़ायदा ज़्यादा लोगों को हो रहा है, नुकसान कम लोगों को हो रहा है। तो अब जिनको विस्थापन, उनको अच्छे संसाधन प्रोवाइड किए जाए और उनको अच्छी जगह बसाया जाए, रोजगार के अवसर दिए जाए उनके लिए, उनके बच्चों को शिक्षा के अवसर दिए जाएँ, और इस टाइप से। ठीक है। तो ये क्या करता है, तो आप यूएन पे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट डिफाइन, उसकी परिभाषा के अनुसार एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एज ए टूल, ये टूल के रूप में जो आपके आइडेंटिफाई करता है पर्यावरणीय, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। आप किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो डिसीजन ले रहे हो ना, उसका आपके पर्यावरण पे, सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में, उनको आइडेंटिफाई करता है।
इट एम्स टू प्रिडिक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एट एन अर्ली स्टेज। ये प्रारंभ में ही स्टार्ट किया जाता है, जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है तभी इसको लिया जाता है, बाद में नहीं होता। जब प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा बताओ। तो ये फाइंड वे, तो इसके द्वारा कोई भी रास्ता निकाला जाता है कैसे आप उनको इम्पैक्ट को कम कर सकते हो, प्रोजेक्ट की शेप कैसी है, लोकल एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रिडिक्शन है, ऑप्शन टू डिसीजन मेकिंग है, तो ये एनवायरनमेंट। तो भारत में जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किसका, जो आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना 1986, वो इसको पावर प्रोवाइड करता है। उसी के तहत एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। वो उसमें वेरियस मेथोडोलॉजी और प्रक्रियाओं को वर्णन किया गया है। तो ये आपका पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्या है, इसको कौन से एक्ट के तहत भारत में पावर प्राप्त है, इसको बताइए। यस,